सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ी बहुत मराठी समझ तो लेता हूँ, लेकिन मैं मराठी बोल नहीं सकता, इसके लिए माफी चाहूंगा। अच्छा होता कि मैं भी मराठी में बात रखता और बाकी लोगों की सभी बातों को समझ पाता, लेकिन एक रिश्ता है फूले, अम्बेडकर, शाहू, पेरियार, इन सब से जुड़ने का। मुझे लगता है कि इसके बीच में बाधा भाषा नहीं बन पा रही थी, बाकी जो बातें थी वो समझ में आ जा रही थी, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि मैं हिंदी में बोलूंगा और थोड़ी बहुत बातें आप तक पहुंच भी जाएंगी। सबसे पहले फूले, शाहू, अम्बेडकर ओबीसी महिला साहित्य संस्कृति संवर्धन समिति नागपुर महाराष्ट्र के सभी आयोजकों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और इस परिसर में बैठे हुए आप सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद है। मैं चाह रहा था कि इस पूरे आयोजन में, क्योंकि मैं इस तरह की किसी पहले आयोजन में आया हूं जो महिलाओं का संगठन, उसमें भी ओबीसी महिलाओं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी इशारा मेरा ये है कि जिस जगह पर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत इस समय है, वो ये जगह है जहां आप काम कर रहे हैं, इसलिए मेरी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और जो लोग पहले ही 2 कदम आगे बढ़ करके फूले, शाहू, अम्बेडकर या इस तरह के जितने भी सामाजिक न्याय के विचारक रहे, अब तक ऐसा लगता था कि पहले तो कोशिश ये की गई इस देश में आजादी के बाद कि इन लोगों को मिटा दिया जाए। भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तो वहां से तो एक वादा था, एक भरोसा था इस देश के लोगों के लिए कि अब हम सबका नया मुल्क बनाएंगे जिसमें सब बराबर होंगे। उस मुल्क के बनाने में जिन लोगों ने ख्वाब देखा था, उनका नाम है फूले, शाहू, अम्बेडकर या बिरसा, पेरियार, जितने भी लोग थे। इन सब ने जो कुछ भी सोचा था उसका एक मुकम्मल रूप तो भारत के संविधान के रूप में आया। यानी उसके बाद जिम्मेदारी इस बात की थी कि इस देश के सभी नागरिकों को यह बात समझाई जाए कि जो हक आपको आज मिला है, जो जगह आपको मिली, जैसा देश और समाज बना है, इनमें किन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो ना होते तो आज हम आप यहां नहीं होते। ये बहुत बुनियादी सुधार, यानी एक नागरिक के तौर पर इस देश को ये समझाना था। तो समझाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिनके हाथ में देश चलाने की बागडोर आई। कुछ लोग नेता बन के कुर्सियों पर बैठे, कुछ लोग अफसर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये सब कुछ तय हुआ भारत के संविधान से। तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इस देश के सभी नागरिकों को बराबर का हक मिला हो या मिले, इसके लिए कोशिश की जाए। तो उस कोशिश में एक कोशिश तो ये होगी ना कि आप अपने अतीत के लोगों से अपने नई पीढ़ियों को परिचित तो कराने देते कि फूले थे कौन, शाहू ने किया क्या था, अंबेडकर का मतलब क्या है। मगर इस देश में विडंबना देखिए कि जिन लोगों के सपनों पर एक भारत बनना था, उन्हीं को मिटाने की कोशिश की। न इनके ऊपर कोई ढंग से किताब आई,
न इनको पढ़ने पढ़ाने दिया गया, न इनको लोगों को जानने दिया गया। ये उसके बाद जब लोग, बहुजन लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, ये सारे लोग जब अपने हक हुकूक को समझने के लिए खुद पढ़ना शुरू किए, तो उन्होंने पाया कि ये तो हमारे लोग ऐसे थे जिनका आज कोई नाम लेगा नहीं। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, अभी तो टेम्परेरी प्रोफेसर, परमानेंट भी नहीं। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब इस देश में कुछ भी परमानेंट बचेगा या नहीं बचेगा, हम उस मोड़ पर खड़े, सब बेच दिया जाएगा नीतिया। तो उस समय हमारी जिम्मेदारी क्या है कि आज जब ऐसे बड़े मंचों पर हमें बुलाया जाए और आपने इतना सम्मानित किया, तो कुछ दो चार वो बातें कही जाए जो इस बात को इस जगह पर कहना बहुत जरूरी। तो उसमें हुआ ये कि जब पहली बार इस तबके के लोग अपने अतीत को जानने समझने लगे, क्लेम करने लगे, ऐसा नहीं था कि आप किताब नहीं छापेंगे तो कोई फूले अम्बेडकर को जानेगा नहीं, जानते थे लोग, लेकिन थोड़े से जागरूक लोग। जब पहली बार इन पर बात होना शुरू हुई, तब कोशिश क्या की गई, मजबूरी में बात करना शुरू किया, क्योंकि प्रेशर बनाई गई। तो उनको क्या साबित किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता हैं, डॉक्टर अंबेडकर पुरुषों के लिए लड़े, फूले केवल पुरुषों के लिए लड़े, ये जातिवादी लोग थे। ये कोशिश की गई देश में। इसका एक वानगी देखना हो तो आज भी जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को असल में पहचानते हैं, वही उन्हें जी रहे हैं। तस्वीर जाकर देखिए कि किनके घरों में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें हैं। अगर डॉक्टर अंबेडकर सबके नेता माने जाते तो इस देश के सवर्ण घरों में भी तो उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। उनको जबरदस्ती बनाया गया था उस दलितों को। इसलिए जब ये कोशिश हुई, फिर मंडल आंदोलन का दौर आया, ओबीसी महिलाओं का सम्मेलन है और वो भी साहित्यिक सम्मेलन है। तो मैं बहुत थोड़ा सा इतिहास बस जो बहुत जरूरी है वो रख रहा हूं, फिर थोड़ी सी बात साहित्य पे करके अपनी बात कंप्लीट करूंगा। तो जब मंडल आंदोलन का दौर आया, जिसका सीधा रिश्ता ओबीसी से, लोगों को यह समझाया गया कि ओबीसी के लिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ किया ही नहीं। मैं तो उन लोगों के सामने बैठा हूं जिनको ये बात समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओबीसी महिलाओं का संगठन बनाने के बाद भी उन्होंने 2 ओबीसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम जोड़ा है, जो ओबीसी नहीं थे, लेकिन इन्हें पता है कि उन्होंने ओबीसी के लिए क्या, वो सबके थे। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) भारत के संविधान में, और अनुच्छेद 340 न होता तो मंडल कमीशन बनता ही नहीं, और ओबीसी को जो हक मिलना था वो नहीं मिलता। तो उस मंडल को लागू करने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में जो लोग शामिल थे वो केवल ओबीसी तो नहीं थे, वो दलित भी थे, वो आदिवासी भी थे। मानव कांशीराम जो नौकरी तो यही महाराष्ट्र में करते थे, लेकिन अपना आंदोलन जब खड़ा किया उन्होंने, तो उस पूरे आंदोलन में यह नारा दिया कि 85% बहुजन होंगे। तीसरा काम यह किया गया कि इन सारे लोगों को यह समझाया जाए कि इन्होंने केवल पुरुषों के लिए काम किया। ये वो बिंदु है जो मैं यहां कहना चाह रहा था। जब इस देश में फूले शाहू अंबेडकर ओबीसी महिला के नाम पर अगर संगठन बनना शुरू हो जाएगा, तो इस बहुत देर नहीं लगेगी इस देश के लोगों को ये जानने में कि इन सारे लोगों ने इस देश की आधी आबादी और दुनिया की आधी आबादी के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। वो महिलाओं की लड़ाई थी जो फूले ने, शाहू ने और अंबेडकर ने। इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और ये वो जगह है जहां काम करने की जरूरत है। अब मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पाया, शायद हमारे मंचा सिंह साथी जा रहे हैं, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। इन्होंने जो मराठी में बोला वो ब्रह्मा विष्णु महेश का कुछ जिक्र किया, मैं समझ नहीं पाया, वो आप लोग बताइए क्या था वो, मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुझे लगा कि कहीं ऐसा न हो कि जैसे वो 3 वैसे ये 3, लेकिन अगर ये बात है तो समझ लीजिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। मैं बधाई देता हूँ कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश की,
हमारे लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्होंने हमारे वजूद की लड़ाई लड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। और इसीलिए इस आयोजन में आना या इस तरह के आयोजन को मेरा मकसद है, मेरा मन है कि काश अब मैं जिस महाराष्ट्र की जमीन पर खड़ा हूं, पिछले दिनों दीक्षा भूमि में भी आया था, तो मैं ये महसूस करता हूं कि मुझे जब इस तरह के मंचों पर बुलाया जाता है तो मुझे नहीं पता कि हमारे बोलने से आपका कितना लाभ होता है, कुछ मिलता है, लेकिन आपके बुलाने से मेरा बहुत लाभ होता है। मैं बहुत हिम्मत और हौसला लेकर, क्योंकि अब ये वक्त है कि ये बात इस देश में बुलंदी के साथ कही जाए कि जिनको तुमने मिटाने की कोशिश की थी, अब वो जमीन कोड़ करके वापस खड़े हैं। मैं जब सुन रहा था मैं उनको बुजुर्ग नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो अंजुनाबाई खुड़े जी थी जो अभी गई है, जब वो दोनों हाथ उठा करके उंगली तान करके यहाँ बोल रही थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा था कि जिस दिन महिलाएं इस देश की उंगली खड़ी करके बुलंद आवाज में बोलने लगे, वो बहुत बड़ी बात थी जो इस मंच से यहाँ खड़े होकर के वो बोल रहे। और तब इस देश में कोशिश केवल इस बात की करनी है हमें, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सभागार में बैठे लोगों को वो अभी भी कन्विंस्ड है, तो मैं कन्विंस्ड को कोई अपना ज्ञान सुनाने नहीं आया हूं कि देखिए मैंने फूले के बारे में इतना पढ़ा है, अंबेडकर के बारे में इतना पढ़ा है, वो आप भी जानते हो। हम दोनों को मिलकर क्या करने की जरूरत है, वो छोटी सी बात जो मुझे समझ में आती है वो मैं बस रख के अपनी बात खत्म करूं। जितना हम जानते हैं उन्हीं बातों को अब इस तरह के सेमिनार के जरिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं तीसरा सम्मेलन है ये, इस तरह के सम्मेलन पूरे महाराष्ट्र में हो और मैं भी अपनी तरफ महिलाओं को जागरूक करने और उनके पीछे खड़े होकर, क्योंकि मुझे जरूरत इस बात की है, अच्छा होता कि इस महिलाओं के सम्मेलन में जितने पुरुष हमें सामने बैठकर सुनते और महिलाएं बोल रही हो, मैं तो ये चाहता हूं। लेकिन ठीक है, आपने हमें मौका दिया, हमें सम्मान दिया। अभी ठीक हमारे पहले जो हमारा परिचय दे रही थी मैडम, मैं उनके साथ ही नागपुर से आया, उन्होंने कहा कि हमें जो हक मिला है पुरुषों ने दिया है, तो अब ये भी पहचानने की जरूरत है वो पुरुष भी कौन थे, वो फूले जैसे, वो अम्बेडकर जैसे थे। बाकी पुरुषों ने तो आपको कैद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन्होंने मनुस्मृति लिखा, इसलिए पुरुष में भी भेद है और पहचानना है। और सही बात है कि जिन्होंने मुक्ति की राह दी वो ये लोग थे जो, मैं तो हर मन से एक बात कहता हूं, ज्योतिबा फूले जिस रूप में ज्योतिबा फूले बन पाए वो कभी नहीं बन पाए होते अगर उनके साथ पूरी ताकत से सावित्रीबाई फूले नहीं खड़ी होती। आप अधूरे होते, आपको कोई नहीं मिल रहा था पढ़ाने के लिए, सावित्रीबाई फूले खड़ी थी, 2 साधन लेकर जाती थी, लोग पत्थर और गोबर फेंकते थे, क्या कुछ नहीं झेला। इसी पूरे शहर में उनके नाम के पोस्टर लगवा दिए गए चौराहों पर कि ये धर्म के विनाश का काम कर रहे हैं। पिता को भड़का दिया, पिता ने कहा कि तुम दोनों को या तो घर चुनना होगा या स्कूल चुनना होगा। आप सब जानते हैं वो अच्छे पुत्र या अच्छे पति बनकर के घर नहीं चुने, वो अच्छे हमारे वैचारिक अगुआ बनकर के स्कूल चुनते और घर छोड़ देते। वो त्याग था, और जब स्कूल चुना तो उस समय उसको पढ़ाने के लिए जाने के लिए जितना अपमान झेलना पड़ा वो लोगों ने झेला। मगर सावित्रीबाई फूले जिस रास्ते पर चल करके एक कविता लिखती है कि तुम मेरे ऊपर गोबर फेंकते गए, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाती चली गई, मैंने एक चार्टर लिख दिया है, आने वाले वक्त में ऐसे संगठन जब बनेंगे तो उस चार्टर को दोहराएंगे कि सावित्रीबाई फूले के उस गोबर और पत्थर खाते हुए 2 साड़ी लेकर भी स्कूल पढ़ाते जाते हुए ये तय कर दिया था कि आने वाले वक्त में एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इस देश में महिला कैसी होंगी, ये देश अपने आप कहेगा वो सावित्रीबाई फूले की तरह होगी। तब जाकर के उन्होंने वो कविता क्या लिखी,
मैं भी चूंकि साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं और मुझे अच्छा लगा कि मैं साहित्य के सम्मेलन में तो क्यों ना बातें साहित्य के रेफरेंस से कही जाए। मैंने पहले ही वाक्य में क्यों ये कहा कि यह सम्मेलन उस जगह पर चोट करने के काम कर रहा है जहां असल में चोट करने की जरूरत है। तीन चीजें एक साथ हैं। एक तो ओबीसी जो अपने कंधे पर हिंदू धर्म को ढोने का भी बहुत कोशिश कर रहा है, यह भी तो सच है, क्योंकि वो देखिए इसमें गलती ओबीसी की नहीं है। ओबीसी ने पर झेला ही नहीं जो दलितों ने झेला था, जो आदिवासियों ने झेला, उन्हें तो मनुष्य की समझा। तो जब आपने उतना झेला नहीं, जैसे जो एक महिला महसूस करती है कि इस देश में महिला होने का आज भी मतलब क्या है, वो पुरुष सहानुभूति से ही महसूस कर सकता है, उसकी स्वानुभूति नहीं हो सकती। उसी तरह से जो जातिगत उत्पीड़न और अन्याय दलितों ने झेला, आदिवासियों ने झेला, वो ओबीसी को झेलना नहीं पड़ा। क्यों नहीं झेलना पड़ा? थोड़ी बहुत जमीनें भी थी इन जातियों के पास। ये वो हाथ से काम करने वाली जातियां थी जिनको अछूत बना करके ब्राह्मणों का काम नहीं चल सकता था, इसलिए इन्हें सछूत बनाए रखे। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कि ये सारी ओबीसी जातियां क्षत्रिय जातियां हैं, बढ़िया गुलाम, लेकिन ये वाला क्षत्रिय नहीं जो तलवार लेकर त्रिशूल लेकर मस्जिद पे हमला करने का अगुवाई कर रहा है। हम तो वहां खड़े हैं ना, इस देश में नफरत की आग लगाई जा रही है ना, हमारी जिम्मेदारी है कि उस पर मोहब्बत का पानी डाला जाए। वो फूले शाहू अम्बेडकर मिशन से ही हो सकता है। सांप्रदायिकता की आग को बुझाने का काम केवल सामाजिक न्याय के पानी और मोहब्बत से ही किया। तो वो जो झेला नहीं था, तो उसके लिए महात्मा फूले ने लिखा कि ये वो क्षत्रिय नहीं थे जो आर्य जब विदेश से आए तो इनके सामने जो झुक गए उनका उन्होंने जनेऊ संस्कार किया, उपनयन संस्कार किया, तो वो सारे क्षत्रिय हो गए। जो झुके नहीं, तनकर खड़े रहे, वो शूद्र बना दिए। इसलिए महात्मा फूले ओबीसी को शूद्र कहते थे, नहीं बनाए। उसी तरह दलितों के लिए ज्योतिबा फूले ने क्या शब्द लिखा? अतिशूद्र। और इसी थ्योरी को डॉक्टर अंबेडकर कंटिन्यू करके हु वर शूद्रास पुस्तक में, जो उन्होंने महात्मा फूले को समर्पित की, उसमें वो यही बात कहते हैं। तो अब दूसरी बात ये समझिए, जिन जातियों का अपना राजवंश रहा, मगध राजवंश, पाल राजवंश, गुर्जर राजवंश, यदुवंश, तमाम, उनको अब जो लोग शूद्र कहते हैं वो मानते नहीं। आपके यहाँ तो बहुत जागरूकता है। मैं जब 14 अप्रैल को आया था तो मैंने कोई सड़क, कोई गली मोहल्ला गोंदिया से लेकर नागपुर तक ऐसा नहीं देखा जहाँ 4 लोग भी अगर है तो वो बाबा साहब की तस्वीर लेकर के झूमते हुए जय भीम करके नाच रहे हो। ये तो ये जगह का नाम। आप बाबा साहब को जीते हैं, हम लोग तो उन्हें थोड़ा बहुत अपनाने की कोशिश अभी कर रहे हैं। ये हमारे और आपके अंतर, क्योंकि फूले यहाँ हुए, पेरियार इधर हुए, अंबेडकर यहाँ हुए, इनको जहां जितनी जल्दी उत्तर भारत ले जाना था वो काम नहीं हुआ। वो काम किया कुछ लोगों ने 1950 के आसपास, लेकिन अभी जरूरत है कि इन सारे लोगों को पूरे भारत का अगुवा बनाया जाए। तो वो जो ओबीसी की समस्या थी, उसके बाद जब मैं बात करता हूं कि भाई अगर आज की नजर में ओबीसी सवर्ण था, क्षत्रिय था, तो बताओ ओबीसी के जज क्यों नहीं बने, वकील क्यों नहीं बने, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बने, ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं हुए? ओबीसी के लोग अगर राजघराने से थे तो उनके साथ ही अन्याय हुआ। मैं विश्वविद्यालय से पढ़ाता हूं और मैंने खुद आरटीआई लगाई 1 जनवरी 2020 को कि 2019 तक इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी 0 थे, 0 ओबीसी प्रोफेसर। तो ना आपके डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना वकील बने, ना जज बने, तो आप अभी भी कहते हो कि हम जाति नहीं मानते, हम तो सब क्षत्रिय हैं। तब मैं उनसे पूछता हूं कि आपके साथ भी जो भेदभाव हुआ वो जाति के नाम पर ही हुआ ना? इस देश में पूंजी किसके पास है, संपत्ति किसके पास? वो जो विदेश लेकर भाग गया उनमें कोई दलित ओबीसी क्यों नहीं है? वो तो सारे वही लोग हैं। यानी हम लोगों को अब इस रूप में लोगों को समझाना है कि आप ओबीसी इसलिए हैं क्योंकि आपके साथ जाति के नाम पर अन्याय हुआ है, आपको जाति के नाम पर रोका गया। उनमें भी जब महिलाओं की बारी आएगी तो मुझे लगता है कि वहां से एक नई क्रांति शुरू।
ओबीसी की आबादी मंडल कमीशन कहता है 52% है, 52% आबादी, और इस देश का हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। लेकिन अच्छी और सबसे ताकतवर बात यही है कि अब कम से कम ओबीसी दो तरह से समझ रहा है। पता नहीं मेरी बात आप लोग कितना समझ रहे हैं कि नहीं, मैं उसे आसान भाषा में समझा रहा हूं। कुछ ओबीसी ऐसे संगठन और ऐसे सम्मेलन के बहाने सीख रहा है, समझ रहा है, जागरूक हो रहा है। तो अभी जो मिलन साहब आ रहे थे हमारे साथ और हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे कि जब महिलाओं के संगठन की बात आई तो हमने कुछ ही दिनों में देखा कि इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे लेख, और आज ही 2 किताबों का विमोचन हुआ है। तो यानी इनको मंच नहीं मिल रहा था अपनी प्रतिभा दिखाने का। जैसे ये संगठन बना, इतनी ओबीसी महिलाएं लिखने वाली, बोलने वाली और लड़ने वाली सामने आ गई कि हमें तो ये पता ही नहीं था। ये ताकत है आपके संगठन की, ये ताकत है इस मंच की। तो ये जो ओबीसी में महिलाओं की अगुवाई अगर होती तो मुझे लगता है कि फिर इस देश में जो हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है वो कम से कम जिस दिन ये समझ जाएगा कि हम किसकी विचारधारा के लोग हैं, हम फूले, शाहू और अंबेडकर की विचारधारा, हम तथागत बुद्ध की विचारधारा, हम पेरियार की विचारधारा, वो काम करना जरूरी है। छोटी सी आखिरी बात ये कि हम क्यों कहते हैं कि हम इनकी विचारधारा, इसका मतलब कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया होगा। तो तथागत बुद्ध ने हमारे लिए क्या किया, इसे आसान भाषा में लोगों तक समझाने की जरूरत, जो काम ये संगठन कर रहा होगा। तो कुछ ओबीसी तो इस तरह से जागेंगे, जो बचेंगे उनको ऊपर हिंदुत्व की इतनी लाठी पड़ रही है कि उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि हम हिंदू नहीं ओबीसी हैं। देखिएगा कुछ दिन बाद इस देश में सब समझ जाएंगे। इसलिए उनका शुक्रिया अदा करिए जो इसी महाराष्ट्र के नागपुर से अपना संगठन चलाते हैं। वो इतना लाठी मार रहे, हमारे उत्तर प्रदेश में तो खुलेआम हत्याएं हो रही, जाति देख करके मारा जा रहा, बुलडोजर चलाया जा रहा। उनके प्रोफेसर बनने गए, मैं विश्वविद्यालय से आया हूं, एक पॉइंट जरूर याद रखना चाहता हूं। नई शिक्षा नीति 2020 जो इस देश में बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि इस देश में 90% जो वंचित शोषित लोग है ना, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा महिलाएं, उनके बच्चे अब कभी जीवन में कोई पढ़ाई न पढ़ पाए। इसका दस्तावेज का नाम है नई शिक्षा नीति। पूरी शिक्षा को बेच दिया है निजी हाथों में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, क्लोजर, मर्जर, पूरी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के तहत एजुकेशन ही बर्बाद कर दिया। अब जिसकी जेब में पैसा रहेगा और जिसका कल्चरल कैपिटल हुआ, कल्चरल कैपिटल समझते हैं ना, हमारे घर में कोई बच्चा अगर कमजोर हो जाए पढ़ने में तो कोई आके बगल में, जिसको ब्राह्मणों को कहते थे ज्योतिबा फुले कलम कसाई, कलम कसाई कहते थे। हमारे पुरखे तो इतनी तीखी तीखी बात कह रहे हैं कि हम लोग तो जी ही नहीं पाते, नहीं तो देश तो कब का बदल गया। एक गुलामगिरी, एक जाति का विनाश अगर इस देश के घर घर में पहुंच जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस देश को फूले, शाहू और अम्बेडकर के सपनों का भारत बनने से कोई रोकता है। यही लड़ाई लड़नी है, गुलामगिरी और जाति के विनाश। तो वो जो काम किया है, वो जो कल्चरल कैपिटल है, हमारे घर का बच्चा अगर कमजोर हो जाए तो वो आके कहते हैं कि अरे तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, कोई हो, जो यहाँ की जाति, अलग अलग नाम होगा आपके यहाँ, हमारे यहाँ अलग नाम है। तो उनको कहा जाता है कि अरे बच्चा कमजोर है, इसको पढ़ने में क्यों अपना पैसा खर्च करो, इसको काम में लगा। उनके घर का बच्चा अगर नालायक भी हो तो भी उनका अपर कास्ट, अपर क्लास मेल आके समझाता है कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, डीयू जेएनयू भेजो, और नहीं अच्छी हो रही विदेश पढ़ने भेजो। हमारे लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है और उनका मोरल हाई कराया जाता है। और इस देश में आज भी देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 95% प्रोफेसर उन्हीं निकम्मे लोगों के हैं जिनके लिए कहा गया है कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई जमीन से पैदा हुआ। तो ये कल्चरल कैपिटल ऑलरेडी उनके पास है। हमें अपनी कल्चरल कैपिटल को क्लेम करना है। तो हम कैसे क्लेम कर रहे हैं? हम एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आसान भाषा में हम ये बात लोगों को समझाएं कि दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट जो खड़ा किया था, आत्मसम्मान आंदोलन खड़ा किया था, उसमें पेरियार की सबसे प्रमुख लड़ाई ये थी कि महिलाओं की मुक्ति जब तक नहीं होगी इस देश में कोई मुक्ति का आंदोलन सफल नहीं होगा। यही लड़ाई पेरियार की थी, यही लड़ाई फूले की थी, यही लड़ाई अम्बेडकर की थी। वो तो पेरियार कहते हैं कि ये जो गहने महिलाएं पहनती हैं, आप लोग अपने को मत लीजिएगा, पेरियार की बात कर रहा हूं।
वो कहते हैं कि ये बेड़ियां हैं, ये बेड़ियां हैं जो गहने आप पहने। पेरियार ने कहा कि इस देश में अगर महिलाओं का कुछ गहना हो सकता है तो वो है शिक्षा। वह शिक्षा मुक्त करेगी, ये तो बेड़ी पहना। तो पेरियार को जिस दिन हम इस रूप में ले जाएंगे, अपने आप महिलाएं जागरूक होंगी। फूले साहब ने तो महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किया। फूले दंपति ने बाल हत्या संरक्षण गृह, शिशु संगोपन गृह, ये दो चीजें ऐसी बनाई थी जिसमें महिलाओं और खासकर विधवा महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। वो महिलाओं के लिए आकर पोस्टर चिपकाते थे। एक तरफ एक पोस्टर चिपकता था कि ये लोग हिंदू धर्म विरोधी है, तो दूसरी तरफ पोस्टर चिपकता था आपको कोई नहीं पूछ रहा है तो आप हमारे सत्यशोधक समाज में आइए, हम आपको बराबरी का हक देंगे। तो फूले साहब ने जो लड़ाई लड़ी, डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, वुमेन एम्पावर्ड एसोसिएशन, वुमेन लेबर एसोसिएशन, काम के घंटे कम करना, महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन मिले, और उस सब से आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि इस देश को चलाने में महिला बराबर की हिस्सेदारी है। इसलिए दुनिया में कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने आधुनिक क्रांति की, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की, फिर भी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया। हमारे यहाँ बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो जितना अधिकार पुरुष को उतना अधिकार महिलाओं को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मंच से जो काम हो रहा है वो इसी रूप में हो रहा होगा, और वो काम कैसे ले जाना है। सावित्रीबाई फुले, मैं आखिरी बात, चूंकि समय, मैं माफी भी मांगना भूल गया कि फ्लाइट देर होने की वजह से मैं देर से आया और कार्यक्रम भी देर से शुरू हुआ, इसलिए बात अपनी समेटूंगा क्योंकि कार्यक्रम का अपना शेड्यूल है। दो कविताएं पढ़ता हूँ सावित्रीबाई फुले, चूंकि साहित्य का संगठन, और मैं फिर से बधाई दूंगा जब मुझे, मैं खुश हूं कि इस मंच पर फूल और माला गुलदस्ता देने में पैसा बर्बाद नहीं किया गया, किताब दी गई है। मुझे लगता है ये कार्यक्रम और तमाम किताबों का विमोचन हुआ है, यही लड़ाई है। और किताबों की लड़ाई, साहित्य के लिखने की लड़ाई, हमारे लोगों के बीच इंटेलेक्चुअल्स पैदा करने की जरूरत है। वो और पता है क्यों, महिलाओं के बीच अगर इंटेलेक्चुअल पैदा होंगे तो हम पुरुषों की क्रांति हर घर के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देती है। महिलाएं घर के अंदर चूल्हे पर बैठकर जब दूसरी महिला को समझाती हैं कि ये हम धर्म की गिरफ्त में फंसे हैं, हमको फंसाया गया, मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया, चलो बहन फूले शाहू अंबेडकर के नाम पर एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें चलो, वो दूसरी महिला को जब लेके आएगी उसी दिन क्रांति होती है। हम पुरुष को आधी क्रांति नहीं करता है। इसलिए ये संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत खुश हूं इस जगह आकर के, और तब मैं सावित्रीबाई फुले को याद करता हूँ। उन्होंने कविता अपनी भाषा में लिखी जिसका हिंदी अनुवाद था, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। किसी भी तथागत बुद्ध से लेकर के अंबेडकर, लोहिया, कांशीराम तक, फूले शाहू तक, एक भी हमारा पुरखा, हमारा विचारक किसी मंदिर की लड़ाई लड़ने कभी नहीं गया, और हमारे लोगों को तलवार त्रिशूल मंदिर मस्जिद करवाया जा रहा है। इसलिए हमें आज ये काम करना जरूरी है। किसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी? ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितों और त्याग दिए गयों का दुख का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन को तोड़ दो। ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्द से जल्द फेंक दो। ये कविता लिखी है सावित्रीबाई फुले ने। एकदम स्पष्ट विचार है, हमारा साहित्य ये। इसलिए इस साहित्य सम्मेलन में उठो, अरे शूद्र शूद्र तुम, यह गुलामी की परंपरा की मनुवादी पेशवाई मिट चुकी है। खबरदार, तुम मनु की विद्या मत लेना। ज्ञान दाता अंग्रेज जो आए, अवसर पहले ऐसा न पाया। अब जागृत हो, उठो भाइयों बहनों, उठो, तोड़ दो परंपरा को अज्ञान की, और शिक्षा पाने के लिए उठ खड़े हो। और आखिरी में जो बात उन्होंने कहा, पत्थर को सिंदूर लगाकर तुमने बना दिया देवता। असल में था तो वह पत्थर ही, उस पत्थर को देवता किसने बनाया? अब मैं आखिर में बस एक दो छोटी छोटी हल्की बातें कह रहा हूं। इस देश में एक नई देवी पैदा हुई थी जो पहले वेद पुराण में नहीं थी। सिनेमा बना, फिल्म आई, तो उसके बाद वो देवी की पूजा होने लगी।
आप जानते हो उनका नाम? संतोषी माँ। दुनिया में जो देवी देवता थे वो मनुष्य को पैदा करने का सिद्धांत बताते हैं। हमारे यहाँ मनुष्य और सिनेमा देवी देवता पैदा करता है। और वो लोग कहते हैं कि हम धर्म के खिलाफ न बोले। मंदिरों से हमें शिक्षा और मुक्ति कभी नहीं मिली। मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था। मंदिर में संपत्ति जो चंदा लेकर के हमारा कितना लिखा ज्योतिबा फुले, चूंकि वक्त नहीं उस पर नहीं जाऊंगा। जो दौर है उसमें केवल यही इशारा करने आया हूं। हम लोग जिस दिन धर्म की बेड़ियों को तोड़ेंगे, शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, हमें लगता है कि फूले शाहू अम्बेडकर पेरियार के सपनों का भारत बन जाएगा और त्रिशूल और तलवार हमारे बच्चों के हाथ में दिया जा रहा है। हमारे पुरखों में से, और उनके क्यों वो दे रहे? क्योंकि उनके देवी देवता के हाथ में त्रिशूल और तलवार ही तो है। किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में त्रिशूल है। जैसे लग रहा है सब मारपीट करने जा रहे हैं, किसी की हत्या करने जा रहे हैं। हमारे पुरखों की शुरुआत करिए तथागत बुद्ध से और आइए बाबा साहब अम्बेडकर तक। सबके हाथ में या तो कलम है या किताब है। अंतर को पैदा कर रहा है त्रिशूल और तलवार, नफरत की आग, अज्ञान और अंधविश्वास के दौर में। मुझे लगता है कि इस संगठन जैसे हजारों संगठन बने। आप सब हर दिन कार्यक्रम करिए। मुझे मौका मिलेगा मैं फिर आऊंगा, अपनी तरफ जागरूक करने की कोशिश करूंगा कि वहां भी इस तरह के कार्यक्रम और हो। और इस तरह के सांप्रदायिक नफरत के माहौल में हम कलम और किताब लेकर के एक दिन जरूर जीतेंगे। आपने मुझे आमंत्रित किया, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंगल, जय